स्टॉक मार्केट सर्विलेंस ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट सर्विलेंस ये टर्म सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट सर्विलेंस का मतलब क्या है? सर्विलेंस का मतलब है कि क्या मार्केट में सब चीज़ सही चल रहा है, क्या कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, क्या मार्केट को कोई नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठाने के लिए यूज़ कर रहा है। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जो हमारा रेगुलेटर है सेबी उसको चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब लोग पैसा कमाने के लिए आए। तो अजीब अजीब किस्म के लोग भी हैं, कुछ लोग मैनिपुलेट करके भी पैसा कमाना चाहते हैं। तो सेबी एज अ रेगुलेटर उसका एग्जिस्टेंस ही इसीलिए हुआ है कि मार्केट में मैनिपुलेशन कम से कम हो पाए। देखिए, ज़ीरो मैनिपुलेशन तो नहीं हो सकता है, बिकॉज इतना बड़ा सागर है, वहाँ ज़ीरो मैनिपुलेशन कैसे होगा। बट जितना कम हो पाए उतना एक रिटेल इन्वेस्टर सेंसिबली और इफेक्टिवली मार्केट से पैसे कमा सकता है। आपको याद होगा हर्षद मेहता का टाइम, जब हर्षद मेहता जी ने मार्केट को एक तरीके से मैनिपुलेट किया था, ऑपरेट किया था, रिग किया था, और वो चाहते थे मार्केट तेजी रहे और तेजी रहे, और उस चाह के लिए उन्होंने बहुत सारा फंडिंग उठाया था। तो एक तरीके से उन्होंने मार्केट में एक काम करने का अपना तौर तरीका डिफाइन किया था। उस समय सेबी नहीं थी। सेबी एक्चुअली बनी थी, एक्टिव हुई थी 1995 के बाद में, और तब से रेगुलेटर का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है वो सही मायने में सही काम करे और मैनिपुलेशन के चांसेस मार्केट में कम हो जाए। आज इस वीडियो के अंदर में मैं दो सर्विलेंस मेजर की बात करूंगा, ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर और एडिशनल सर्विलेंस मेजर। ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। आपने इनके बारे में सुना तो बहुत होगा। कई बार आप जब ट्रेड करने जा रहे हैं तो आपके पास अलर्ट आता होगा ब्रोकर का कि ये जो स्टॉक जो है वो ASM में है, ये स्टॉक GSM में है। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो डिटेल्ड में जाएंगे, लैपटॉप में जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को बेस करके अपने समझेंगे, और आपको ये कॉन्सेप्ट में 100% क्लियर करने वाला हूँ, ताकि आपको रियल मायने में पता लगे कि रेगुलेटर आखिर करना क्या चाहता है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रेडेड सर्वेलेंस मेजर मतलब GSM के साथ में। GSM दोस्तों कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं मार्केट में इतने साल से हूं तो मुझे पता है कि GSM इंट्रोड्यूस किए बहुत दिन हो चुके हैं। GSM का पर्पस क्या है? सेबी बोलता है कि एक कंपनी है जो बिजनेस कर रही है और उसका फाइनेंशियल्स मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स एक्सेट्रा, वो उस कंपनी का एक कैरेक्टर को डिफाइन करता है। लेकिन स्टॉक प्राइस जो है वो अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी या बिजनेस और जो स्टॉक प्राइस है इसके अंदर में कहीं ना कहीं डी लिंकेजेस है। तो GSM का जो ऑब्जेक्टिव था सेबी का वो ये था कि उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करे जिसमें इरेटिक प्राइस मूवमेंट हो रहा है, जिसके अंदर में प्रॉफिटेबिलिटी या बिजनेस और प्राइस के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। उनके अंदर में कुछ ऐसे मेजर्स लेके आए कि शायद उनमें अगर मैनिपुलेशन हो रहा है तो उसको कंट्रोल किया जाए। तो GSM बेसिकली तरीका जो है GSM करने का अलग अलग तरीकों से सेबी ने उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो अपने आगे बढ़ेंगे, इस डॉक्यूमेंट में समझेंगे, बट आपको समझ में आ गया होगा कि रिटेल इन्वेस्टर जो छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स या कुछ ऐसे स्टॉक्स में फंस जाते हैं जिस स्टॉक में बिजनेस नहीं है लेकिन प्राइस बहुत बढ़ जाता है, उन स्टॉक्स में किसी तरीके का कंट्रोल, प्राइस एक्शन पे कंट्रोल करने का ऑब्जेक्टिव था GSM का। GSM चालू हुआ था 2017 में। तो मैंने क्या कहा था, ये कोई नया एक्शन नहीं है, ये 2017 से इस एक्शन के ऊपर में इफेक्टिवनेस है और इस पर सेबी काम कर रही है 2017 से, और मल्टीपल सर्कुलर्स आए हैं इस GSM के लॉ को इवॉल्व करते करते। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट है FAQ ऑन GSM और FAQ ऑन ASM भी में डॉक्यूमेंट है। ये NSE का डॉक्यूमेंट है जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। तो जो इंग्लिश में इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहते हैं वो इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, ऑल्दो थोड़ा टेक्निकल डॉक्यूमेंट है। GSM के अंदर में कोई भी कंपनी अगर आती है तो दो क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2। अगर कोई भी कंपनी किसी भी क्राइटेरिया में आ जाते हैं तो उसको स्टेज 0, तो GSM के अंदर में मल्टीपल स्टेजेस हैं, ठीक है, ASM में भी स्टेजेस है, GSM में भी 4 स्टेजेस है। पहला स्टेज जो 0 स्टेज है +1 2 3 4, तो एक्चुअली में देखा जाए तो टोटल में 5 स्टेज है। स्टेज 0 में वो कंपनी आ जाएगी जो क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2 को मीट करते हैं। अब चलिए क्राइटेरिया पे चलते हैं।
तो क्राइटेरिया 1 क्या है कि वो कंपनी जिसका नेटवर्थ का मतलब हो गया शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और अगर प्रॉफिट पुराना लॉस है तो उसको माइनस कर देंगे, तो जो नेटवर्थ है वो 10 करोड़ या उससे कम है। फिक्स्ड एसेट, नेट फिक्स्ड एसेट मतलब टेंजिबल एसेट्स प्लस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अगर आप बैलेंस शीट में जाएंगे एसेट साइड में, तो जो फिक्स्ड एसेट्स है टेंजिबल एसेट प्लस अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, अगर वो दोनों मिला के अगर 25 करोड़ या उसके नीचे है, ये एंड है दोस्तों, एंड, हाँ, तो ये दोनों होना चाहिए। और तीसरा, सिक्योरिटीज विथ पीई, प्राइस अर्निंग मल्टीपल, ग्रेटर देन 2 टाइम्स पीई ऑफ द बेंचमार्क इंडेक्स। यहां पे बेंचमार्क इंडेक्स को माना गया है एनएससी 500। तो अगर एनएससी 500 का जो पीई है, जो एनएससी के साइट पे मिल जाता है, तो अगर आप गूगल करेंगे पीई एनएससी 500 एनएससी वेबसाइट, तो आपको वो मिल जाएगा। तो अगर इस कंपनी का पीई 2 टाइम ऑफ उससे हो या नेगेटिव पीई हो, तब ये तीनों क्राइटेरिया जब मीट होते हैं टुगेदर एंड, तब कंपनी को बोला जाता है कि उसने क्राइटेरिया 1 को मीट कर लिया है। ठीक है। क्राइटेरिया टू ऑफ द कंपनीज इज कि व्हेन मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कंपनी का जो वैल्यू है शेयर बाजार के हिसाब से, विच इज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर शेयर, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो 25 करोड़ से नीचे है। अगर पीई जो है वो 2 टाइम्स ऑफ पीई ऑफ एनएससी 500 है, या कंपनी का जो पीई है वो नेगेटिव पीई है, तो वो एंड है और है। इसका मतलब अगर छोटी कंपनी है, इसका लॉजिक क्या है, छोटी कंपनी है और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत रिलेटिवली कम है, तो वो कंपनी जो है वो इस जीएसएम नेटवर्क के अंदर में आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है दोस्तों। लेकिन इसमें से कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। वो एक्सक्लूजन्स क्या है, देखिए आपको ऐसे समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और ऐसे भी एक्सचेंज जो है वो लिस्ट ऑफ कंपनीज दे देता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको लिस्ट कहाँ मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये समझने की रिक्वायरमेंट है, बट कॉन्सेप्ट समझने से एक इंटेंट समझ में आता है कि रेगुलेटर या एक्सचेंज करना क्या चाह रहा है। तो इसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो दोनों क्राइटेरिया में एक्सक्लूड हो जाएंगे कुछ कंपनीज जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के काइंड हुई है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो पिछले कुछ 1 साल के अंदर में आईपीओ में आई है। तो ये सारे कुछ कैटेगरी ऑफ कंपनीज है जो डेरिवेटिव्स में है, ये कुछ कैटेगरीज ऑफ कंपनी है जिनको एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि ये कंपनीज माना जाता है कि उनका मैनिपुलेशन का होने का चांसेस कम है। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया पे मैं और ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। ये जो रिव्यू होता है जीएसएम स्टॉक का, रिव्यू जो स्टॉक्स के लिस्ट है वो क्वार्टरली बेसिस पे होता है। क्यों? क्योंकि ये जो फंडामेंटल डेटा पॉइंट्स हैं ये तो क्वार्टरली बेसिस पे आएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट के बाद में। तो क्वार्टरली बेसिस पे एक लिस्ट रिव्यू होता है जो कि जीएसएम लिस्ट के रूप में एक्सचेंज उसको रिलीज करता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर ये जो स्टेजेस आ रहे हैं इसका क्या क्राइटेरिया और इस पे क्या एक्शन होता है। तो कंपनी किस स्टेज पे जीएसएम में जाएगी वो इंटरनल डॉक्यूमेंट है, ये हमको नहीं पता है कि उसका क्राइटेरिया क्या है। वो एक्सचेंज ने डिफाइन किया है रेगुलेटर के साथ कॉन्वर्जेशन करके, तो हमारा इसके अंदर में कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या बेसिस पे है। हाँ, अगर कंपनी स्टेज में चली जाती है तो स्टेज 1 में एक्सचेंज क्या एक्शन लेगा, मार्जिन रेट को 100% कर देगा और प्राइस बैंड को 5% या लोअर कर देगा। मार्जिन रेट 100% मतलब क्या है कि अगर आपको वो शेयर खरीदना है तो आपको आज 100% पैसा देना होगा। अभी आज के रेट में एक्चुअली आपको 20% पैसा देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट लॉ, बट अगर जीएसएम में कोई स्टॉक आ गया तो आपको 100% पैसा देना पड़ेगा स्टेज 1 में। अब वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 वो एक्सचेंज डिसाइड करके एंड ऑफ द डे बता देगा कि ये स्टॉक स्टेज 1 में है, ये स्टॉक स्टेज 2 में। एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी मिल जाता है, मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ मिलता है ये। दूसरा अगर स्टेज है तो ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में डाल देगा। अब ये ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी क्या है, जो कि एक्सचेंज में एनएससी में इसको बोलते हैं बीई। आपने देखा होगा इक्विटी जब आप खरीदते हैं तो स्टॉक का सिंबल और ईक्यू विच इज अ नॉर्मल मार्केट, बीई हो गया ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी। ट्रेड टू ट्रेड मतलब आज मैंने अगर लिया और आज ही बेच दिया तो ये 2 अलग अलग ट्रेड्स हैं, इनको मैं नेट ऑफ नहीं कर सकता हूं। तो 2 दिन बाद T+1 में आपको शेयर देना होगा और फिर आपको शेयर मिलेगा। तो आप बेसिकली नेट ऑफ नहीं कर सकते ट्रेड टू ट्रेड में। तो हमेशा ध्यान रखिए, आप किसी भी शेयर को खरीद रहे हैं ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में तो आप उसको सेम डे बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो अगर कोई कंपनी स्टेज 2 में चली जाती है तो वो बी कैटेगरी के अंदर में चली जाती है, फिर है स्टेज 3 और फिर है स्टेज 4।
जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ते हैं वैसे वैसे रेस्ट्रिक्शंस और आते हैं, स्टॉक को कंट्रोल बेटर किया जाता है ताकि उसके अंदर में जो अनरीजनेबल प्राइस एक्शंस हैं उनको रोका जाए। देखिए ये पूरा चीज करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि जो मैनिपुलेशन चलती है कि जो बिजनेस है ही नहीं जिस कंपनी का उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, टैक्स मैनिपुलेशन कई कंपनीज करती थी। जो पेनी स्टॉक का सबसे बड़ा टैक्स का केस था कि स्टॉक का वैल्यू कुछ नहीं होना चाहिए बिकॉज बिजनेस है ही नहीं, लेकिन प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये पूरा मैनिपुलेशन जो चल रहा था, पूरा इंडस्ट्री जिसके अंदर में काइंड ऑफ इन्वॉल्व था, उसको कंट्रोल करने के लिए जीएसएम को इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि क्राइटेरिया क्या है, तो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एंड नॉट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। मतलब हमको नहीं पता लगेगा कि कौन सी स्टॉक जो है वो जीएसएम के किस स्टेज पे चली गई है या कब जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट में ना और भी डिटेल बातें की हुई है। कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में जो जीएसएम स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं, तो आप इसके नीचे में जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस का मोरलेस आंसर मिल जाएगा। तो आज की डेट में आपको शायद डायरेक्टली इन आंसर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके जो ब्रोकर है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करे कि कौन सा ये स्टॉक एएसएम में है, कौन सा जीएसएम में। मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स ने अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे ये इनकॉर्पोरेट कर रखा है। तो हमको समझना क्या ज़रूरी है कि आप एएसएम या जीएसएम स्टॉक में काम करेंगे तो उसमें इंटेंट सेबी का यही है कि अनरिजनेबल प्राइस एक्शंस को सेबी रोकना चाहता है। इसीलिए एक एड ऑन सर्विलेंस मेजर्स होते हैं। सर्विलेंस मेजर्स को अगर मैं सम करूं तो मोटा मोटी सर्विलेंस मेजर कुछ ही तरह के होते हैं। जैसे ट्रेड टू ट्रेड बना देगा उसको, उसमें से एडिशनल डिपॉजिट मांग लेगा आपसे, या ऐसा कर देगा कि मैं हफ्ते में एक ही बार तुमको ट्रेड करने दूंगा, या ऐसा कर देगा कि प्राइस फ्रीज, कि एक बार प्राइस ये भाव पे चला गया तो वो फ्रीज हो गया, या और भी कुछ हो सकता है जो रेगुलेटर को लगता है कि वो करने से इस स्टॉक के अंदर में मैनिपुलेशंस और प्राइस कंट्रोल को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या ये इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है? देखिए जनरली इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ये छोटे छोटे स्टॉक्स को तो लेते नहीं है, बट अगर कोई ले रखा है तो सेम एप्लीकेबल सबके लिए है। तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आपके लिए वो एप्लीकेबल होगा और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये था दोस्तों जीएसएम, जो कि पुराना है। अब रिसेंटली एक्सचेंज ने लॉन्च किया एएसएम, सॉरी रेगुलेटर ने लॉन्च किया एएसएम, जिसको कहते हैं एडिशनल सर्विलेंस मेजर। एडिशनल नाम से तो आपको समझ में आ गया कि ये एडिशनल है। अब ये करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही है कि कोई स्टॉक जो है वो अनरीजनेबल प्राइस फ्लक्चुएशन हो रही है, या कुछ लोग हैं जो उस स्टॉक्स को कॉर्नर करके बैठे हैं या मैनिपुलेशन कर रहे हैं, या ऑपरेटर बहुत एक्टिव है उसके अंदर में, अनरीजनेबल वोलेटिलिटी है। अभी देखिए मार्केट में पिछले एक साल से क्या हो रहा है, बिकॉज तेजी का माहौल है तो ऐसे 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 स्टॉक प्राइसेस चल रहे हैं। तो ये वोलेटिलिटी क्या आपको पसंद है? किसी को पसंद नहीं है। देखिए वोलेटिलिटी स्पेशली जो लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन के लिए फोकस करते हैं उनको दिन भर ये 5% 10% का वोलेटिलिटी स्टॉक्स में अच्छा नहीं लगता है। तो एडिशनल फ्रेमवर्क लाने का उद्देश्य यही था कि हम वोलेटिलिटी को कंट्रोल करें। अगर कोई ऑपरेटर टीम मिलके स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहा है और एक डिसएडवांटेज दे रहा है रिटेल इन्वेस्टर को, तो कहीं ना कहीं उसको हम कंट्रोल करें। तो मैंने सुना है कई लोग बोलते हैं कि सेबी के पास कोई काम नहीं है, वो यही सब करता रहता है। बट आपको समझना पड़ेगा कि इतना बड़ा मार्केट है, इतने किस्म के लोग हैं, कहीं ना कहीं सेबी को कुछ ना कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे कि मार्केट एक यूनिफॉर्म, एक एफिशिएंट मार्केट की तरफ चले। मैं कोई सेबी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, बट मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे जो रूल है वो कई बार लाने पड़ते हैं, क्योंकि मार्केट में मैनिपुलेशन इतनी रैम्पेंट हो जाती है कि अगर एक्सचेंज ये सब नहीं करेगा तो शायद मार्केट का फेयर प्राइस डिस्कवरी में प्रॉब्लम आएगा। कुछ लोगों को शायद ये पसंद नहीं आएगा, कुछ लोगों को शायद ये पसंद आएगा। क्राइटेरिया क्या है? एएसएम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एएसएम, बट मैं क्विकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एएसएम का क्राइटेरिया क्या है कि हाई प्राइस और लो प्राइस का वेरिएशन, क्लाइंट कंसंट्रेशन के कितने लोगों ने कितना बड़ा पोजीशन उस स्टॉक में बना रखा है, क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम वेरिएंस, डिलीवरी परसेंटेज, नंबर ऑफ यूनिक पैन हु आर होल्डिंग दैट स्क्रिप्ट, पीई ऑफ द स्टॉक्स। तो आपने देखा होगा कि जीएसएम के लिमिटेड क्राइटेरिया है,
और एक्शंस भी जीएसएम का लिमिटेड है, बट एएसएम के ब्रॉडर क्राइटेरिया और एक्शंस एक्चुअली क्वाइट इलैबोरेट है। एएसएम दो तरीके का होता है, लॉन्ग टर्म एएसएम एंड शॉर्ट टर्म एएसएम। अब लॉन्ग टर्म एएसएम का मतलब हो गया कि लंबे अवधि के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड होगी, और शॉर्ट टर्म हो गया कि छोटी अवधि के लिए। वैसे देखा गया है कि कोई भी स्टॉक अगर कोई भी एक में आता है, सपोज एएसएम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में आ गया, तो टिपिकली लॉन्ग टर्म वाले जो रिस्ट्रिक्शंस है वो ही अप्लाई होते हैं। मैंने अपना कुछ नोट्स भी बना रखा था, मैं इसको देख के बताता हूं आपको। अब अपने क्राइटेरिया देखते हैं कि लॉन्ग टर्म एएसएम के क्राइटेरिया अगर आप देखें 7 क्राइटेरिया है, और मोटा मोटी जो मैंने स्टडी किया है ना, ये 7 क्राइटेरिया प्राइस वेरिएशन, कंसंट्रेशन ऑफ टॉप क्लाइंट्स इन अ कंपनी और मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये मोरलेस 7 क्राइटेरिया इसी के अराउंड में प्ले करते हैं, और ये एंड है, तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तब एक स्टॉक जो है इस पर्टिकुलर एएसएम के अंदर में आएगा। तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर ये एएसएम और जीएसएम का फॉर्मूला आप स्टॉकेज में डाल दीजिए और वहीं से निकल जाएगा, तो मैं ही बोलता हूँ कि सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ टॉप 25 क्लाइंट्स, ये तो हमारे पास में नहीं है, तो कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं। तो एनीवे, स्टॉक का लिस्ट एक्सचेंज अपने वेबसाइट पे डालता है डेली से, तो आप अगर उसको भी ट्रैक कर लें, और आपके ब्रोकर एनीवेज ही आपको वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो बट आप ट्रैक कर लें तो आपको मोरलेस उस स्टॉक का एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो एएसएम का ऑब्जेक्टिव क्या, रिपीट कर रहा हूँ, वोलेटिलिटी जो एक्सेस है बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशन इन दैट स्टॉक, उस वोलेटिलिटी को कंट्रोल करना। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी कोई स्टॉक एएसएम में या जीएसएम में चला जाता है तो उसमें वोलेटिलिटी सबड्यूड हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब पोजीशन ही नहीं बनाने देंगे, जब रिस्ट्रिक्शंस ले आएंगे, तो ऑब्वियसली वोलेटिलिटी कहाँ से आएगी। तो एएसएम के अंदर में 7 क्राइटेरिया है, और उसके बाद उसके कई सारे स्टेजेस है, हर स्टेज का एक अपना क्राइटेरिया है। एएसएम एक्सचेंज ने, रेगुलेटर ने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रखा है, वो क्लियरली बता रहे हैं कि इतना स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए वेरिएंस का, इतना ये होना चाहिए, तो क्लैरिटी ज़्यादा है। एएसएम के अंदर में कोई भी स्टॉक अगर आ जाता है तो वो 90 दिन तक रहता है। इसका मतलब स्टेज, पहले तो वो स्टेज 1 में आएगा, 2, 3, 4, इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। तो सपोज कोई स्टॉक स्टेज 4 में तक चला गया, हर स्टेज का क्राइटेरिया है, और जितना स्टॉक में मूवमेंट्स होगा, उस तरह की वोलेटिलिटी रहेगी, उस तरह का एक्टिविटी रहेगा, उतना वो स्टेज को क्रॉस करता रहेगा, जो कि उसने क्लियरली यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में वो क्राइटेरिया को डिफाइन कर दिया गया है। तो 90 दिन तक वो स्टॉक एएसएम में घुस गया, तो 90 दिन तक उसके अंदर में रहना पड़ेगा उसको, और 90 दिन के बाद भी जब वो स्टॉक निकलेगा तो वो स्टेज बाय स्टेज निकलेगा। जैसे सपोज वो स्टेज 4 तक चला गया था, फिर उसको स्टेज 3 में आना पड़ेगा, फिर 2 में आना पड़ेगा, फिर 1 में आना पड़ेगा। तो देखिए वही बात हो गई कि जब आप ऊपर छत पे गए तो छत से या तो आप कूद जाइए या आप एक फ्लोर से नीचे आइए। तो गवर्नमेंट रेगुलेटर ने बोल दिया कि भैया एएसएम 4 तक तुम चले गए तो तुमने घोर अपराध किया है, तो तुम 3 में आओ पहले, फिर 2 में आओ, फिर 1 में आओ। समझ में आ गई बात? तो आप देखोगे एक्सचेंज की वेबसाइट पे जब भी आप कोई स्टॉक को सर्च करोगे, वो स्टॉक के नाम के साथ में दे देते हैं कि ये स्टॉक इस स्टेज का एएसएम पे पहुंच गया है। तो जब तक 90 दिन नहीं हो तब तक आपका जो स्टॉक है जो एएसएम में चला गया है, जो बहुत वॉलेटाइल रहा है, उस स्टॉक के अंदर में फॉलो ऑन वॉलेटिलिटी की संभावना कम है। तो 90 दिन तक आप बेसिकली उसको आराम कर रहे हैं। ये क्या हो गया? ये वो खरगोश वाली बात हो गई कि लड़ाई चल रही है, दोनों लड़ रहे हैं, खरगोश और टॉर्टोइस, और खरगोश जाके पेड़ पे सो जाता है। क्यों? क्योंकि इतना दौड़ लेता है कि उसके पास में बहुत ज़्यादा रूम रहता है, तो नेक्स्ट दौड़ के लिए वो थोड़ा आराम करता है, लेकिन फाइनली हार जाता है। इस केस के अंदर में वो 90 दिन गवर्नमेंट ने सेबी ने कह दिया कि 90 दिन आराम करो, उसके बाद में सोचना कि नेक्स्ट तुमको कहाँ जाना है। सही भी है, क्योंकि एक स्टॉक जब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होके बहुत जल्दी पहुँच जाता है कहीं पे, तो उसको थोड़ा आराम देना भी चाहिए, है ना। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो यहाँ आप देखिए इसके अंदर में एक्सेप्शन दिया हुआ, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर बैंक, तो वो लोग सब वोलेटाइल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ऑलरेडी जीएसएम के अंदर में आ चुका है स्टॉक, वो भी यहाँ पर एक्सेप्शन के अंदर में, जिसमें डेरिवेटिव्स है वो एक्सेप्शन है। तो डेरिवेटिव स्टॉक कुछ भी हो सकते हैं, कहीं भी ऊपर जा सकते हैं और कहीं भी नीचे जा सकते हैं। और सिक्योरिटी जो ऑलरेडी ट्रेड टू ट्रेड में है, ट्रेड टू ट्रेड में जीएसएम के कारण भी हो सकता है या कोई और रीजन के कारण भी ट्रेड टू ट्रेड में आ सकता है, तो वो इससे एक्सेम्प्टेड है। इसके अलग अलग स्टेजेस हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, जैसा कि मैंने कहा आपको, और प्रॉपर फॉर्मूला वाइज डिफाइंड है कि किस स्टेज के अंदर में क्या होगा।
जैसा कि मैंने कहा कि 90 कैलेंडर डे का इसका एक फ्रेमवर्क होता है और ये लिस्ट जो है वो वीकली बेसिस पे रिविजिट होती है। GSM जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे मैंने बताया आपको, और यहाँ पे जो लिस्ट जो है वो वीकली बेसिस पे रिविजिट होती है। और जब जब क्राइटेरिया उसका मीट हो जाता है नीचे की तरफ जाने का, तो एक एक स्टेप वाइज वो नीचे की तरफ जाती है। तो ये तो दोस्तों बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है, लेंदी डॉक्यूमेंट है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। इससे क्या है ना, आपको एडिशनल आइडिया मिलेगी कि कैसे रेगुलेटर चीज़ों को डिज़ाइन करता है और सेटअप करता है। और भी अंदर की बातें मैं आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर में लेके नहीं जा रहा हूँ, बट एज अ मेंबर आपको क्या दिमाग में रखना है, एज अ क्लाइंट आपको दिमाग में ये रखना है कि ये सारे जो रेगुलेटरी एक्शंस हैं, इसका पर्पस यही है कि अनरीजनेबल प्राइस मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, चाहे वो वॉलेटिलिटी है, चाहे वो मैनिपुलेशन है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपके फायदे का ही है। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नुकसान होता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी एक बार रुकती है तो पोजीशन पे जो पैसे बनने वाले होते हैं कहीं ना कहीं वो एक बार रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं या स्लो हो जाते हैं। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये सब एक्शंस बहुत इफेक्टिव है, बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कभी नहीं चाहता है कि एक ही दिन में पैसा बन जाए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया बिजनेस देख के, समझ के, तो वो लॉन्गर टाइम फ्रेम उसका इम्पैक्ट हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को और बेटर लगता है। ये स्टॉक का लिस्ट आपको कैसे मिलेगा? अगर आप एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएं तो आप देखिए, गूगल कर लीजिएगा NSE एडिशनल सर्विलेंस, यहाँ पर उसने पूरा डिटेल दे रखा है, लिस्ट ऑफ स्टॉक्स भी दे रखा है जो मैंने यहाँ निकाला था। तो देखिए ये लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है, मैंने आज रिकॉर्ड किया है 26 अक्टूबर को। तो 26 अक्टूबर को क्या क्या स्टॉक्स है उनका लिस्ट और किस किस स्टेज में है। इसका मतलब स्टेज 1 में जो स्टॉक है, ये स्टॉक अगर हट जाएगा स्टेज 1 से, तो यहाँ से इसमें वापस से एक्टिविटी चालू हो जाएगी। ये मैं आपको चुपके से बता रहा हूँ कि इस पे ध्यान दीजिएगा। स्टेज 4 वाला स्टॉक एक्टिव नहीं रहेगा, बट स्टेज 1 वाला स्टॉक अब एक्टिव होने की चांसेस हैं। लेकिन स्टेज 2 में वो जा सकता है अगर सेम तरह की वॉलेटिलिटी रही। तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ये स्टॉक्स जो लिस्ट हैं, इनके अंदर में एक्चुअल में आप अगर इमीडिएटली काम नहीं करें या आप लॉन्ग टर्म के लिए ही काम करें, कि लंबी अवधि के लिए अगर पोजीशन रखना है तो ही इनमें काम कीजिएगा। छोटी अवधि के लिए हो सकता है ये स्टॉक्स आपको तंग करें। दूसरा है, आप देखिए ये एक स्टॉक मैंने एग्जांपल ले रखा था, अडानी पावर। मैंने इसको सर्च किया था तो यहां पर एग्जैक्टली देखिए सर्विलेंस में ये स्टेज 4 में आ रखा है। इसका मतलब इस स्टॉक को वापस से वॉलेटाइल होने के लिए या एक्टिव होने के लिए इसको स्टेज 4, 3, 2, 1 करना पड़ेगा, जिसमें समय लग सकता है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट अडानी पावर में है तब शायद ये आपको इमीडिएटली पैसा नहीं देगा, पर लॉन्ग टर्म में दे सकता है अगर इसका बिजनेस सही है और बाकी सब चीज़ें ठीक है। बट इमीडिएटली इस स्टॉक के अंदर में वॉलेटिलिटी जो है वो कम हो गई है, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक से निकल सकते हैं। ये है लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जो मैंने देखा एक्सचेंज के साइड पे ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर का, विच वाज मोर ऑफ फंडामेंटल, कनेक्ट नहीं है प्राइस मूवमेंट में। ये जनरली पेनी स्टॉक्स या छोटे स्टॉक्स में ज़्यादा रेलिवेंट है। इसके भी स्टेजेस हैं। स्टेज 0 हो गया जब क्राइटेरिया मीट हो गया, उसके बाद 1, 2, 3, 4 और वापस से जब ये घूमता है तो वापस से इसके स्टेजेस रिवर्स की तरफ आते हैं। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा प्रयास आपको एक्सचेंज की और एक्सचेंज के सिस्टम की थोड़ी माइक्रो डिटेल्स देने की। आई थिंक ये सारी बातें भी थोड़ा थोड़ा पता रहना चाहिए, और मैं कोशिश करता हूँ हिंदी लैंग्वेज में सिंपल तरीके से आपको बताऊँ। जिनको इंग्लिश में ये कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है तो आप स्टॉकेज का जो हमारा ब्लॉग है, अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपने बहुत कुछ मिस किया, बिकॉज स्टॉकेज में हम बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स रखते हैं। blog.stockage.com, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। वहाँ पर ASM वर्सेस GSM का हमने एक ब्लॉग लिखा था 30 अगस्त को। आप वो ब्लॉग भी पढ़ लेंगे, इंग्लिश में है, तो आपको ये क्राइटेरिया के बारे में और संक्षिप्त में नॉलेज हो जाएगी। अगर आप PDF पढ़ेंगे एक्सचेंज का तो ऑब्वियसली बहुत इलाबोरेट है, बट अगर आपको ब्रीफिंग करना समझना है तो इस ब्लॉग के अंदर में हमने ब्रीफिंग दे दिया है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो एक्सचेंज का PDF भी दे दूंगा और ये ब्लॉग का लिंक भी दे दूंगा। और अगर आपको मेरा ये काम पसंद आ रहा है, अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक दीजिएगा और कमेंट दीजिएगा। और ये वीडियो जो इतनी इन्फॉर्मेटिव है, इसको अपने मार्केट में एक्टिव लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि एक जो वहम है हमारे दिमाग में कि भ्रम है कि कुछ भी काम हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है। सब चीज़ सोचा समझा हुआ एक्शन है और रैंडमनेस नहीं होती है। हाँ, एक्शन कई बार किसी के लिए सही है, किसी के लिए गलत है, वो तो रहेगा ही हमेशा, लेकिन ओवरऑल मार्केट का आर्किटेक्चर के लिए, इकोसिस्टम के लिए ये सब एक्शंस कहीं ना कहीं मुझे लगता है रीजनेबल है और करने ही पड़ेंगे, नहीं तो सेबी का रोल क्या है अगर मार्केट फेयर नहीं है तो। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।